बाजार की आगे की दशा और दिशा पर मनी कंट्रोल को दिए गए एक इंटरव्यू में टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर चंद्र प्रकाश पडियार ने कहा कि ऑटोमोबाइल स्पेस पर टाटा म्यूचुअल फंड ओवररेट है। इसमें भी फंड हाउस का झुकाव ऑटो ओईएम यानी मूल उपकरण निर्माता की तुलना में ऑटो एंसिलरी कंपनियों की तरफ ज़्यादा है। कंपनियों के नतीजों पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024 में आईटी और कमोडिटीज़ को छोड़कर अधिकांश सेक्टर के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। रियल एस्टेट अपने तेज़ी के चक्र के शुरुआती दौर में। इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का 22 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले चंद्र प्रकाश का कहना है कि इस समय रियल एस्टेट अपने तेज़ी के चक्र के शुरुआती दौर में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट में जोरदार मजबूती की संभावना है। विकसित देशों में विकास की दर धीमी। ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट पर बात करते हुए चंद्र प्रकाश ने कहा कि विकसित देशों में विकास की दर धीमी बढ़ रही है। मंदी की स्थितियां पैदा होती दिख रही हैं। अमेरिका, ईयू, इंग्लैंड, कनाडा और चीन के हाउसिंग मार्केट में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं, वास्तव में एक गिरावट के दौर में है। इसके साथ ही अमेरिकी रीजनल बैंकों की डिपॉजिट पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगता है कि आगे हमें सभी अहम कमोडिटीज़ की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ऐसी स्थिति होती है तो अगले 12 महीनों में यूएस फेड अपनी ब्याज दरों में कटौती करता नजर आ सकता है। आने वाली तिमाहियों के लिए किन सेक्टर्स में नजर आ रहे हैं निवेश के मौके? इस सवाल का जवाब देते हुए चंद्र प्रकाश ने कहा कि इस समय भारतीय इक्विटी बाजार का वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है। आगे कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में रह सकती है। ऐसे में हमें अगली कुछ तिमाहियों में बैंकिंग, रियल एस्टेट, होम इम्प्रूवमेंट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में कमाई के अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं। मध्यम से लंबी अवधि में कंज्यूमर स्टेपल पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमें आगे इस सेक्टर के वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनियों द्वारा विज्ञापन और प्रमोशन पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि में कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक में तेज़ी आने की संभावना है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।